नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 2000 करोड़ का टेंडर हो, उसमें से 500 से 600 करोड़ का घोटाला हो जाए, 25 से 40% कमीशन खोरी के इस घोटाले को ईडी ने पकड़ा है और इसी साल यानी 1 मार्च 2024 को एक के बाद एक 13 छापेमारी की गई थी। उसी छापेमारी के सिलसिले में जेल में पहले से ही बंद एक पुरानी आईएएस रानू साहू और उसके अलावा आदिवासी विकास विभाग की माया वारियाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। वर्ष 2022-23 में अकेले कोरबा जिले के लिए 2000 करोड़ रुपए का डीएमएफ फंड आवंटित किया गया था। प्रचलित दर से कई गुना ज्यादा के दर पर टेंडर अलॉटमेंट किया गया था और इस पूरे टेंडर की सर्वे सर्वा रानू साहू ने अपनी खासम खास माया वारियर को बनाया था। वैसे माया वारियर और रानू साहू का पुराना संबंध रहा है। इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। गहराई से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिना राज्य सरकार की सहभागिता के और खासकर मुख्यमंत्री जो कि खनिज विभाग के भी मंत्री रहे भूपेश बघेल, उनकी इसमें सहभागिता नहीं थी। फिलहाल जो हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है उसे हमें गहराई से समझना होगा और समझना होगा कि केंद्र सरकार ने किस तरह छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में माना था। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जबकि राष्ट्रीय औसत 26% है। इससे कहीं ज्यादा गरीब छत्तीसगढ़ में है। 45% आबादी जिस राज्य की गरीबी रेखा के नीचे हो, वहां डीएमएफ फंड इन्हीं गरीब और गुर्बत की जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई थी। केंद्र में जैसे ही मोदी सरकार का गठन हुआ और उसके अगले ही साल यानी 2015 में कानून में बदलाव हुआ, खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम यानी MMDR 1957, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय कानून है, इसी कानून में संशोधन किया गया था। इसके तहत जिला खनिज फाउंडेशन यानी DMF का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार रही। जिस तरह से सरकार चल रही थी और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले सर्वे एजेंसियां बता रही थी कि दोबारा भूपेश बघेल की सरकार बनेगी, तब भूपेश बघेल उनकी टीम को लग रहा था कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल मार्च 2024 में आरोपी बनाए गए और सत्ता बदलते ही बहुत कुछ बदल गया। उसी मार्च महीने में एक के बाद एक जो 13 जगह छापेमारी हुई डीएमएफ फंड के बारे में, जिस तरह से ईडी ने कुछ अहम खुलासे किए, उस छापेमारी के दौरान ही 27 लाख रुपए नगद मिले थे और 2 करोड़ 32 लाख की ज्वेलरी और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जब्त किए गए थे। उस दौरान कुछ दस्तावेज मिले थे। हैरान करने वाली जानकारी आई थी, लेकिन दस्तावेजों को पुख्ता प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने के पहले जिस तरह की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की गई, जिस तरह से कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, उसकी आज साफ तौर पर पुराने खनिज मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का डीएमएफ घोटाला कोयले घोटाले से कहीं ज्यादा बड़ा स्वरूप लेता नजर आ रहा है। शुरू में जब कोयला घोटाला उजागर हुआ था तब लगा नहीं था कि मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लेगा, जिसमें दो आईएएस सहित भूपेश बघेल की पुरानी उप सचिव जब वो मुख्यमंत्री थे सौम्या चौरसिया, इतनी पावरफुल लॉबी जेल जाएगी। लगभग 2 साल होने को है ये पावरफुल लॉबी जेल में है। अब डीएमएफ घोटाले की आज भी सीधे तौर पर भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ऊपर पड़ती नजर आ रही है। इसमें कांग्रेस के कई सफेद पोश पदाधिकारी और विधायक भी फंसते नजर आ रहे हैं। डीएमएफ घोटाला अकेले कोरबा में ही नहीं बल्कि कई अन्य वीवीआईपी जिलों में भी चलता रहा। शिक्षा विभाग के कुछ घोटालों की जानकारी स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। दुर्ग जिले के शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल के कार्यकाल के दौरान इसी डीएमएफ फंड में बहुत कुछ हुआ, उसके दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही बहुत बड़े घोटाले को हम उजागर करने जा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा डीएमएफ फंड छत्तीसगढ़
ने खर्च किए। 2015 से लेकर 2023 तक यानी 8 सालों में 9,334 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड के खर्च किए, जबकि ओडिशा ने इन 8 सालों में 59% राशि ही खर्च की। देश के 23 राज्यों के 644 जिले को डीएमएफ फंड उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त माना गया, जहां लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कलेक्टर को सर्वा अधिकारी मानकर उनके ऊपर विश्वास किया गया और इसी विश्वास का गला घोटा रानू साहू ने। लेकिन इसमें रानू साहू अकेली नहीं थी, उसके पीछे जो दिमाग और सत्ता का गुरूर काम कर रहा था, वो माहौल जो तैयार किया गया और बताने की कोशिश की गई कि इसमें सबसे ज्यादा फंड शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड के घपले घोटालों को आगे समझने से पहले आपको इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड से शिक्षा के लिए 2,190 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो उपलब्ध राशि का सबसे ज्यादा यानी 23% रहा। उसके अलावा कृषि के लिए 2,220 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 981 करोड़ रुपए, महिला बाल विकास के लिए 495 करोड़ रुपए, एनर्जी और वाटरशेड बनाने के लिए 490 करोड़ रुपए, पेयजल के लिए 555 करोड़ रुपए, स्किल डेवलपमेंट के लिए 323 करोड़ रुपए। यानी शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे और पेयजल जैसी वो तमाम योजनाएं जो पहले से लागू है। इसके अलावा डीएमएफ फंड से भी ये राशियां कागजों में खर्च की गई और यही बंदरबाट हुआ। जो सबूत सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। जिस तरह से पुरानी आईएएस रानू साहू और माया वारियर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे माहौल में जब सबूत काफी पुख्ता हो, लंबी तैयारी की गई थी। मार्च 2024 से लेकर अब अक्टूबर का महीना है, इस दौरान ईडी ने जो होमवर्क किया वह अच्छे से अच्छा अपराधी भी अपने अपराध से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूत सबूतों के साथ बात हो रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भूपेश बघेल इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि अपने बचाव में वो कहते रहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमारे पास भी कुछ प्रमाण हैं। जहां बिल्डिंग बनी नहीं वहां खुले मैदान में भला कैसे डीएमएफ फंड खर्च हो गया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में मजबूत सबूत सामने आए, अपराधी फिलहाल जेल में है, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है, ऐसे ही डीएमएफ फंड के मामले में जो मजबूत सबूत सामने आ रहे हैं उसे पूरे देश को और खासकर छत्तीसगढ़ की जनता को गहराई से समझना चाहिए। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी PMKKY के गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 60% फंड डीएमएफ का हाई प्रायोरिटी एरिया में खर्च करना होगा। यानी सबसे ज्यादा प्राथमिकता पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और विकलांगों के कल्याण के लिए खर्च की जानी है। छत्तीसगढ़ में इन क्षेत्रों में कुल 6,369.17 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 40% फंड का इस्तेमाल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, एनर्जी और वाटर शेड डेवलपमेंट, पर्यावरण आदि पर खर्च किया जाना बताया गया। इस पर करीब 2,965 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जैसा कि मैंने आपको आंकड़े बताए थे, 6,369.18 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। ये आंकड़े कागजों में तो बहुत सही लगते हैं कि यहाँ काम हुआ, लेकिन अब से करीब 13 महीना पहले 2 सितंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 104 पन्नों का आरोप पत्र देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। तब उनका एक डायलॉग पूरे देश भर में चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं घोटालेबाजों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। तब उनके इस बेहद तीखे बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। प्रतिक्रिया तो अब भी दिख रही है। देश के 2 प्रधानमंत्री, दोनों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी से थे। 1985 में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उड़ीसा के कालाहांडी में वक्तव्य दिया था कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो लोगों तक वह 15 पैसे ही पहुंच पाता है। तब उस समय के अनुभवहीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह अंदाजा नहीं होगा कि उनके इस बयान
बयान के दशकों तक देश में इस पर चर्चा होती रहेगी। हाल में ही जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उस दौरान भी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी के उन 39 साल पुराने बयान की याद दिलाई। गौर करने वाली बात यह है, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य कहने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मौजूदा हालात में हमारे सिस्टम में जिस तरह भ्रष्टाचार घुस गया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम को दीमक और घुन की तरह खोखला करते जा रहा है, उसमें सीधे तौर पर हमारे राजनेता शामिल हैं, चाहे कोई किसी भी दल का हो। लेकिन जब जनता के विश्वास का गला घोटता है तो जनता की नजरों से उतर जाता है। बदले हुए हालात में अब जनता से बहुत कुछ नहीं छुपाया जा सकता। देश की आजादी के बाद से न जाने कितने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला होता रहा, लेकिन मौजूदा हालात में जनता पहले से कई गुना ज्यादा जागरूक हो चुकी है, हमारे ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं को भी समझती है और ईमानदारों की शक्ल भी अच्छी तरह पहचानती है। इसलिए हमारा बार बार आग्रह होता है कि राजनीतिक सिस्टम में ईमानदार और अच्छे लोगों को आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर जल्दी मेरी मुलाकात होगी। नमस्कार।